हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में एसपीसीसी में लास्ट वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एंड मीनिंग ऑफ कंपनी के बारे में देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कंपनी एस्टैब्लिश करनी है तो कौन सी प्रोसीजर जो है वो हमें फॉलो करनी चाहिए वो। तो यहाँ पे हमें फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एनी कंपनी मेनी लीगल प्रोविजंस आर टू बी फॉलोड। इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर इज एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स। फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ फॉलोड फॉर द इनकॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे जो भी इनकॉर्पोरेशन मतलब कि अगर कंपनी जब हम एस्टैब्लिश करते हैं तो वो एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है और एज वेल एज एक्सपेंसिव भी होती है। अब यहाँ पे दो स्टेज में यहाँ पे हमें जो हम कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं तो दो स्टेज में यहाँ पे डिवाइड किया गया कि फर्स्ट है प्रिलिमिनरी स्टेज एंड सेकेंड इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज। मतलब कि यहाँ पे प्रिलिमिनरी स्टेज दैट मीन्स कि जब भी हम कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं तो फर्स्ट हम कौन सी प्रिकॉशन स्टार्टिंग में लेते हैं कि जिसके थ्रू हम अलग अलग जो भी हमें फैक्टर्स दिए गए होते हैं उन्हें हम स्टडी करते हैं डिटेल में और उसके बाद जो है वो हम हमारी कंपनी एस्टैब्लिश के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिलिमिनरी स्टेज क्या है वो हम देखते हैं। दिस इज़ अ फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वॉल्विंग द कंसेप्शन ऑफ आइडिया ऑफ सेटिंग अप अ कंपनी एंड द प्राइमरी एंड एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ द feasibilities of the idea, the requirement of sources and capital etc. अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि एक अलग अलग कॉन्सेप्शंस की जो आइडियाज़ हमारे दिमाग में आए हैं कि किस तरह से हम हमारी कंपनी को इस्टेब्लिश करेंगे, उसके लिए कहाँ से हमें कितना कैपिटल मिलेगा, कितना हम फाइनेंस कलेक्ट करने वाले हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना और एज वेल एज रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना। Thus the promotion of the company can be considered through the following steps। अब यहाँ पे आपको ये जो स्टेप्स दिए गए हैं वो आपको जिस तरह से यहाँ पे जो नंबर में दिए गए वही नंबर के अकॉर्डिंग रखना है, क्योंकि ये प्रोसेस है। आपको पता है कि प्रोसेस कभी भी एक जो ऊपर नीचे नहीं होती, जो सीक्वेंस हमें दिया गया है वही सीक्वेंस में आपको ये प्रोसीजर जो है वो लिखनी होती है। तो यहाँ पे प्रोसीजर का फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है द आइडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी और बिजनेस। द कॉन्सेप्ट or the idea of business by one person or group of person start the process of business formation and consequently the idea of establishing a company for the same। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमारे दिमाग में किस तरह से आया है कि हमें बिज़नेस स्टार्ट करना है या बिज़नेस की जो हमारी कंपनी है वो स्टार्ट करनी है। तो दैट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट स्टेप की जहाँ पे हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि हमें ये कंपनी एस्टैब्लिश करनी है वो। द आइडिया इज़ अ सीड ऑफ द बिजनेस एंड the promoter who conveying the idea uses his imagination and creativity to give a concrete form and he is all ready to bear many risks। अब यहाँ पे ये जो आइडिया है वो हमारे लिए एक बीज के समान है, जो हम सीड कहते हैं उसके समान है कि उसके ऊपर से जो प्रोमोटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी मतलब कि हमारे उनकी थिंकिंग को उनकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग जो कंपनी है वो बनाते हैं और उसके लिए जो भी रिस्क लेना होता है वो सारे रिस्क लेने के लिए वो रेडी होते हैं। ही कन्वर्ट्स आइडिया इनटू इम्प्लीमेंटेशन बाय मोबिलाइजिंग मेन पावर मटेरियल कैपिटल एंड कैपिटल रिसोर्सेज टू कैरी आउट बिजनेस। अब ये सब क्या करते हैं कि उन सारी चीज़ों को लेके जो हमारे पास मेन पावर है, फिर मटेरियल है, कैपिटल रिसोर्स है, उन सब का यूज़ किया जाता है ताकि वो कंपनी का हम बोल सकते हैं कि कंपनी एग्जिस्टेंस आ सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंपनी इज़ नॉन एज ब्रेन चाइल्ड ऑफ प्रमोटर। मतलब कि कंपनी जो है वो कौन सा किसके दिमाग के उपज है, प्रमोटर्स के दिमाग की उपज होती है। फर्स्ट हमारा स्टेप हुआ आइडिया, सेकेंड इज प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर कंसिडरिंग द आइडिया एंड इट्स पॉसिबिलिटी द इकोनॉमिक विएबिलिटी is checked out with the help of experts. The expenditure and income instrument is taken and if the result is satisfactory further detailed survey is conducted। अब हमने फर्स्ट आइडिया कंडक्ट कर लिया। सेकंड स्टेप हमारा होगा कि हमें फाइनेंशियली कितना हम हमारे बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें कितना एक्सपेंस होगा, उसके साथ साथ हमें कितनी इनकम होने वाली है, मतलब कि अगर हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसके ऊपर से हमें कितनी इनकम होगी और अगर हमारा जो रिज़ल्ट अच्छा आता है मतलब कि हमारा बिज़नेस का प्रॉफिट अगर अच्छा होता है देन आफ्टर
तो कंपनी विल बी स्टार्टेड, कि उसके अगेंस्ट जो है वो अदर डिटेल्स जो है वो लेते हैं। उसके बाद प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन। देयर कैन बी एडवर्स रिजल्ट इफ थ्रू इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अंडरटेकन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, लीगल प्रोविजंस, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, द डिमांड सप्लाई सिचुएशन, द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सिलरी सर्विस एक्सेट्रा आर केयरफुली चेक दैट अ क्लियर पिक्चर इज़ क्रिएटेड। अब यहाँ पे हम जब भी अगर हम इन्वेस्टिगेशन के समय गवर्नमेंट पॉलिसीज, लीगल प्रोविजंस को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हमें प्रॉपर डिसीजन जो है कि प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ साथ लीगल प्रोविजंस क्या हैं, हमारे रॉ मटेरियल कितने हमारे पास अवेलेबल है, अगर हमें जो गुड्स प्रोडक्शन करना है तो उसकी डिमांड कितनी है, उसका सप्लाई किस तरह से, ये सारी चीज़ों को, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखने के बाद ही स्टडी करना चाहिए और उसी के ऊपर से हमारे जो बिजनेस है उसकी हमें ट्रू इमेज जो है वो मिलती है। which helps to decide whether to proceed with the plan to establish of a company or not। अब हम ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखने तो उसके बाद हमें पता चलता है कि हमें हमारे बिजनेस को कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। It is decided to proceed with the project. The arrangement of resources like equipment, machinery, tool, land will be made and necessary expenditure and necessary correspondence, contract and formality will be undertaken। अब ये हो गया। उसके बाद हम जो बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं उसकी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, टूल्स, ये सारी चीज़ों की अरेंजमेंट करते हैं ताकि हम हमारी और उसी के लिए कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते ताकि अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हो जाए। फिर लास्ट यहाँ पे प्राइमरी स्टेज का लास्ट जो स्टेप है प्रोसेस का वो है अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। For the mobilizing of the resources and for the promotion expense, finance will be required. The type of activity and the amount of funds required by the company as well as source of capital will be considered। अब ऑब्वियसली आपको पता ही है कि हमें अगर कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके लिए फाइनेंस जो है वो सेंटर पॉइंट होता है। हमें हमारे रिसोर्सेज को इस्टेब्लिश करना है बिजनेस में तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारा होता है कि फाइनेंस, कि अगर पैसे हमारे पास हैं तो हम किस तरह से हमारे जो रिसोर्सेस हैं और एज वेल एज बिज़नेस स्टार्ट करने के जो भी एक्सपेंस है वो एक्सपेंस को हम इजीली पे कर सकते हैं। तो ये थे हमारी प्राइमरी स्टेजेस के अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो उससे पहले हम कौन सी चीज़ों को स्टडी करते हैं कि हमारा आइडिया कहाँ से आया, हमारे हमने जो सोचा है वो हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा। फिर अगर हमने जो आइडिया तो उसके लिए हम फाइनेंस कहाँ से लेके आएंगे, रिसोर्सेज किस तरह से लेके आएंगे और रिसोर्सेज को परचेस करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबसे पहले हम सोचते हैं। ऑब्वियसली अगर हमें कोई भी चीज़ परचेस करनी तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि हमारे पास पैसे कितने, हमारा बजट क्या है, हम कितना परचेस कर सकते हो, कितने हमारे पास बचता है वो। तो ये था कंपनी एस्टेब्लिशमेंट का प्राइमरी स्टेज। अब हम इनकॉर्पोरेशन स्टेज, मतलब कि जब अगर बिजनेस कंपनी स्टार्ट करते तो कौन सी प्रोसीजर जो है वो फॉलो करनी चाहिए वो हम देखते हैं। यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इनकॉर्पोरेशन स्टेज किससे कहते हैं। आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड द प्राइमरी स्टेज द सेकेंड स्टेज इज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड द इनकॉर्पोरेशन स्टेज wherein certificate of incorporation of a company is to be taken। कि जब हमने प्रीलिमिनरी स्टेजेस जो है मतलब कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होता है कि हम प्रोसेस किस तरह से करेंगे हमारी कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कौन सी स्टेजेस हमें फॉलो करने हैं, ये सारी चीज़ें। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कि बिजनेस स्टार्ट हो चुका है उसका सर्टिफिकेट लेने की प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन स्टेज। अ प्राइवेट कंपनी हैज़ लिमिटेड मेंबर्स एंड इट्स शेयर ट्रांसफर इज restricted, so company can start functioning after the certificate of incorporation। अब प्राइवेट कंपनी का काम क्या है कि उसके जो लिमिटेड मेंबर्स जो हैं उसके मेंबर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। सो एज अ रिज़ल्ट और उसके साथ साथ वो शेयर को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसलिए वो प्राइवेट कंपनीज जो हैं जब भी वो उनको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाए उसके बाद वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं।
A private company as well as public company needs the following documents in undertaken in order to get certificate of incorporation. अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के साथ साथ पब्लिक कंपनी को भी अगर सर्टिफिकेट जो तो यहाँ पे फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो दिए गए वो डॉक्यूमेंट्स कंपनी रजिस्टर के सामने सबमिट करवाना ज़रूरी होता है। फर्स्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट इज़ द बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी द डिटेल एंड क्लोजेस मेंशनिंग द डिफाइन द स्कोप ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे कंट्री के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सेम इट इज़ कोई भी कंपनी के लिए उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसमें जो क्लोजेस मतलब कि जो सेक्शंस दिए गए तो उसमें बताया जाता है कि कंपनी का स्कोप क्या है, मतलब वो कौन सा काम करने वाले उसकी मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो। इट इंक्लूड्स द नेम एंड द पर्पस नेम ऑफ द पर्पस्ड कंपनी, इट्स ऑब्जेक्टिव and the addresses of its register office, the capital and liability of its member। अब यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की कैपिटल कितनी है, उसका नाम क्या, उसकी लायबिलिटीज़ क्या है, वो कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए बनेगी, उसका एड्रेस, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इट एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द कंपनी एंड इट्स द थर्ड पार्टी। ऑब्वियसली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू हम जो दो कंपनी मतलब कि जो दो कंपनी एंड थर्ड पार्टी के बीच में एक रिलेशन मेंटेन किया जाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक प्राइमरी requirement for every company। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन स्टेट द टाइप ऑफ बिजनेस द कंपनी वांट्स टू बी अंडरटेक। जैसा मैंने बोला कि हमारे एज अ सिटीजनशिप के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेम इट इज़ कोई भी कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेमोरेंडम के बाद हमारा सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दिस डॉक्यूमेंट डिफाइंस द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। इट स्टेट्स कंपनीज पॉलिसीज एंड मीन्स ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव डिटरमाइंड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है कि हमने जो मेमोरेंडम है मतलब कि हमने जो कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूट उसमें जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं तो उस ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरह से फुलफिल करेंगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वो सारी चीज़ें हमें बताई जाती है। देन आफ्टर थर्ड इज लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स। A list of the name, address, age, occupation and nationality of etc. of the person who take a responsibility of the work as director has to be prepared and submitted before the register of company as per companies act। अब यहाँ पे कौन से पर्सन्स ऐसे कि वो डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, मतलब कि कंपनी को मैनेज करने के लिए तैयार है। उनका नाम, उनका एड्रेस, उनकी एज, ऑक्यूपेशन क्या है, नेशनलिटी क्या है, ये सारी चीज़ों की लिस्ट बना के वो लिस्ट को कंपनी रजिस्टर के सामने एज पर द कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग सारी जो लिस्ट है वो बना के उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। There has to be at least one woman director for a certain companies among the list of directors decided by Company Act। अब यहाँ जब भी हम डायरेक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं तो उसमें एक वुमन डायरेक्टर होना ज़रूरी होता है एज पर द लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर डिसाइडेड बाय कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग एक वुमन डायरेक्टर होना ज़रूरी है। देन आफ्टर फोर्थ स्टेज इज रिटन कंसेंट एंड एफिडेविट ऑफ द डायरेक्टर्स। Each subscriber or director has give to a written consent to the register that he has accepted the responsibility to work as a director willingly। Moreover, the subscriber and first director has to file affidavit before the register of a company containing following facts। अब यहाँ पे जो भी कंपनी के जो हमारे लिए डायरेक्टर्स बनने वाले हैं उनका रिटर्न कंसेंट एज वेल एज एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के साथ एफिडेविट के साथ ये जो हमें चीज़ें दी गई वो कि जो वो डायरेक्टरशिप ले रहे हैं वो विलिंगलेस ले रहे हैं, कोई भी उनके ऊपर फोर्स नहीं कर रहा है या उसने कोई भी बैड बिहेवियर नहीं किया है कि उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसे फ्रॉड के चार्जेस नहीं, ये सारी चीज़ों का एफिडेविट बना के उसे कंपनी रजिस्टर के सामने सबमिट करवाना ज़रूरी होता है। Moreover, the subscriber and the first director have to file affidavit before the company containing following facts। यहाँ पे जो फैक्ट्स दिए गए हैं उस फैक्ट्स को ध्यान में रखने के बाद ही जो रिटर्न कंसेंट जो है वो एफिडेविट के रूप में देना ज़रूरी है। ही हैज़ नॉट बीन कन्विन्ड फॉर एनी ऑफेंस, मतलब कि उसने कोई भी इस तरह का मिसचिफ नहीं किया है। ही हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ
एनी फ्रॉड और मिसचिफ कि यहाँ पे उसने कोई भी इस तरह से बैड फ्रॉड नहीं किया है। द इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी आर करेक्ट एंड कंप्लीट, कि यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई वो सारी करेक्ट एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस तरह का एफिडेविट बना के उन्हें कंपनी रजिस्टर के सामने सबमिट करवाना ज़रूरी होता है। आफ्टर फिफ्थ पॉइंट इज डिक्लेरेशन। A declaration in the prescribed form signed by advocate, chartered accountant, cost accountant or company secretary in practice, whoever is involved in the formation of company, is also signed by a person named in article of association of a company as a director, manager or secretary of the company। यहाँ पे जो लोगों ने कि कंपनी के फॉर्मेशन के लिए पर्सन्स इन्वॉल्व है, वो एडवोकेट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कोस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, एज वेल एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो हमने डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स, सेक्रेटरीज हैं, जिनका जिनका नाम हमने मेंशन किया, वो सारे लोगों का डिक्लेरेशन कि ये जो कंपनी में हमने इन्फॉर्मेशन दी वो एकदम सही इन्फॉर्मेशन, इस तरह का डिक्लेरेशन प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। सिक्स्थ पॉइंट इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन द अदर फर्म और कंपनी। इफ़ द डायरेक्टर, सब्सक्राइबर, मैनेजर और सेक्रेटरी आर ऑल्सो एसोसिएट विद द अदर फर्म और कंपनी, दे हैव टू गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर एसोसिएशन। मतलब कि सपोज कि कोई डायरेक्टर ऐसा है कि जो दूसरी कंपनी में भी एज अ डायरेक्टरशिप है, तो वो उसे रिटर्न में देना पड़ता है कि वो कौन सी कंपनी में, और उस कंपनी और इस कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन वो कभी भी कहीं पे भी लीक नहीं करेगा। इस तरह से उन्हें इंफॉर्मेशन जो रिटर्न कंसेंट है वो देना ज़रूरी होता है। तो ये थी इन्वेस्टिगेशन स्टेज के यहाँ कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करवाने चाहिए। अब ये डॉक्यूमेंट के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो किस तरह से मिलता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड रजिस्ट्रेशन फीस एंड वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, इफ द रजिस्ट्रार फाइंड द डॉक्यूमेंट टू बी सेटिस्फैक्टरी, ही रजिस्टर दैम एंड एंटर द नेम ऑफ द कंपनी द रजिस्टर ऑफ कंपनी। कि यहाँ पे अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर एंड सही दिखाई देते तो कंपनी रजिस्टर के सामने जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्टर की जाती है, और जो कंपनी रजिस्टर है वो उनका नाम जो है उनके कंपनी रजिस्टर में इशू करता है वो कंपनी का। आफ्टर दिस प्रोसेस द रजिस्टर इशू सर्टिफिकेट कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि ये सारी प्रोसेस है, उसका नाम, कंपनी का नाम रजिस्टर में एंट्री करने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है दैट इज़ कॉल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एंड फाइनली हमारी जो कंपनी होती है वो एस्टेब्लिश हो जाती है। द लाइफ ऑफ अ कंपनी कमेंस फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ अ इनकॉर्पोरेशन, कि जो सर्टिफिकेट में उसकी डेट दी गई है उस डेट से ही वो कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट, मतलब उसकी लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है। द रजिस्टर ऑफ अ कंपनी इशू सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलॉन्ग विद कॉर्पोरेट आइडेंटिफाइड नंबर, कि यहाँ पे रजिस्टर ऑफ कंपनी क्या करती है कि एक नंबर देती है जिसके थ्रू कंपनी की इंफॉर्मेशन जो है वो पता चलती है। CIN, कॉर्पोरेट आइडेंटिफाइड नंबर। दिस आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेट इन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये यहाँ पे सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर दिया गया होता है कि इस नंबर का सर्टिफिकेट ये कंपनी को अलोकेट किया गया। द कंपनी हैज़ टू प्रिजर्व द आइडेंटिटी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड द इंफॉर्मेशन टिल द लिक्विडेशन एट अ कंपनीज रजिस्टर ऑफिस। इसे कंपनी के एंड तक उसे संभाल के रखना ज़रूरी होता है। इस तरह से यहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए हम प्राइमरी स्टेज पे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन स्टेज में हम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, और देन आफ्टर हमारी जो कंपनी है वो एस्टेब्लिश होती है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। तो यहाँ पे हमने इसके आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से कंपनी जो है वो स्टार्ट होती है, और उसी के साथ यहाँ पे ये जो हमारा थर्ड चैप्टर है SP का वो भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो उसी के ऊपर से यहाँ पे आपको ये जो स्क्रीन पे जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं MCQs हैं, 1 सेंटेंस है, आंसर इन शॉर्ट एज वेल एज आंसर टू द पॉइंट एंड आंसर इन डिटेल्स जो दिए गए हैं वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।